नमस्कार, द वायर पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमेधा। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में हो रही जो सांप्रदायिक हिंसा हुई है, जिस तरह का एक कम्युनल क्लैश या कहें उसको अटैक हुआ है, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, कुछ अपडेट्स मैं दर्शकों को देना चाहूंगी। हिंदू नव वर्ष जिसे मनाया जाता है 2 दिन पहले मनाया गया था ये, और उस समय करौली जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर हिंदू संगठनों के द्वारा एक रैली की तरह एक मोर्चा निकाला जाता है। और उसके बाद खबर आती है कि किस तरह से एक कम्युनल क्लैश वहां पर हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या ये वाकई में क्लैश था या इसे एक तरह का अटैक माना जा सकता है। टेंशन का माहौल जमीनी स्थिति पर बना हुआ है। उसके साथ साथ कर्फ्यू भी इम्पोज कर दिया गया था इस इलाके में, और इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो सस्पेंडेड थी। फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि 2 घंटे के लिए इस कर्फ्यू को रिलैक्स किया गया था। इसमें 30 से ज्यादा लोग खासतौर से इंजर्ड हैं, उससे ज्यादा भी संख्या है लोगों की जिन्होंने भारी मात्रा में जिनको चोट भी लगी है इस पूरे घटना के चलते। और उसके साथ साथ अरेस्ट भी हुए हैं लोगों के। तो आज पूरे इस घटनाक्रम पर भी चर्चा करेंगे, और इस पर भी चर्चा करेंगे कि इस पूरे एक जो सांप्रदायिक माहौल बना दिया गया है यहाँ पर, और जो जमीनी स्थिति है उस पर, तो उसकी क्या मायने हैं, राजनीतिक क्या मायने हैं उसके, और सामाजिक क्या मायने हैं उसके। इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़ गए हैं 2 बहुत ही खास मेहमान जो लगातार इस पूरी घटनाक्रम को भी समझ रहे हैं, उसकी अपडेट्स भी शेयर कर रहे हैं। मेरे साथ हैं अर्जुन मेहर। अर्जुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अर्जुन लगातार जो भी घटनाक्रम चल रहा है उस पर ट्विटर पर और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वो जितनी भी जानकारी आ पा रही है वो सामने ला रहे हैं। उन्होंने बहुत ही बड़ा एक तरह से रोल निभाया है इस घटना के सच्चाई को सामने लाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि दरअसल हो क्या रहा है राजस्थान में। और मेरे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र मीना जी। जितेंद्र मीना जी को भी किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। वो विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं, और लगातार अपनी नजर बनाए रखते हैं इन मुद्दों पर। काफी बार उनकी जो टिप्पणियां हैं वो बिल्कुल जरूरी टिप्पणियां सामने आई हैं, और इन सब चर्चा पर उनका एक खास नजरिया रहता है, और साथ ही में वो सामाजिक और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के साथ इन चीजों पर चर्चा हमारे साथ आज करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग शामिल हुए इस चर्चा में हमारे साथ और आपने समय निकाला। सबसे पहला मेरा सवाल अर्जुन से है। अर्जुन, अगर हमारे दर्शकों को अब हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरह का माहौल है जमीनी स्थिति पर, और जिस तरह की लगातार आप अपडेट्स शेयर कर रहे हैं, तो क्या एक घटनाक्रम सामने आया है और किस तरह से इतनी खराब हो गई ये स्थिति, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने यहाँ मंच दिया। सबसे पहली बात यह है कि जो भी कोई जिला कलेक्टर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने की। और जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसकी परमिशन हमें प्रशासन से लेनी होती है। हमारा ये रूट रहेगा, ये हम रैली निकालेंगे, तमाम चीजें तय होती है। लेकिन जब पता था प्रशासन को कि आज त्योहार है, हिंदुओं का नव वर्ष है, इसको लेके एक रैली निकलेगी और वो रैली का एक रूट मैप होगा। जब रूट मैप तय था तो अगर वो उन मोहल्लों से होके गुजरा, मुस्लिम कम्युनिटी के वहां से होके गुजरा, तो ये प्रशासन को सुनिश्चित करना था सबसे पहली बात। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि मुसलमान मोहल्ले में जाना क्या गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है, आप बिल्कुल त्योहार मनाइए। हम लोग मनाते हैं पूरे देश के अंदर, हम देखते हैं कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान साथ में होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, हम रमजान भी मनाते हैं, ईद मनाते हैं, हम तमाम त्योहार एक साथ मनाते हैं। लेकिन जब प्रशासन को ये पता था कि इस तरीके से एक रैली निकलेगी, रैली के अंदर कुछ उपद्रवी तत्व होंगे और जानबूझकर वो इस तरीके के उकसावे भरे नारे लगाएंगे, वहां अभद्र गाने चलाएंगे, और जिसकी वजह से तनाव पैदा हो सकता है। जब वहां प्रशासन के लोग मौजूद थे तो उन्हें तत्काल प्रभाव से सबसे पहले उस डीजे को बंद करवाना चाहिए था। जो नारे लगा रहे थे उन लोगों को रोकना चाहिए था। प्रशासन ने कोई इंटरफेरेंस नहीं किया, कोई रोक टोक नहीं की, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है। अब ये तमाम चीजें होगी, दंगा भड़क गया, घरों को जला दिया गया, कुछ लोग घायल हुए।
लेकिन उसके बाद की जो स्थिति बनी हुई है वो सबसे देखने लायक चीज है। हम देख रहे हैं कि जो विपक्ष का दल है राजस्थान का, उसके नेता किस तरीके से राजस्थान के अंदर कम्युनल वायलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कम्युनल ट्वीट कर रहे हैं। और जो लोग साधारण जनता है, जिनके अंदर नफरत बोधी गई है सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी अन्य माध्यम से, वो लोग लगातार मतलब अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं कि एक बार ये 144 हट जाने दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो ये पूरी जो तरीका है, तो ये आप समझ सकते हैं किस तरीके से उस पूर्वी राजस्थान को, जो हमेशा शांत प्रदेश रहा है, राजस्थान का सबसे शांत हिस्सा है, वहां पर इस तरीके की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर तनाव पैदा हो। और जब तनाव पैदा होगा तो सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो एक ही दल को होगा, क्योंकि जो ये पूर्वी राजस्थान है, आपको इसकी राजनीतिक और सामाजिक दोनों संरचनाओं को समझना पड़ेगा। राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के अंदर 39 विधानसभाओं की सीटें हैं। 39 में से वर्तमान में केवल 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास, और बाकी की सीटें निर्दलीय और कांग्रेस के पास है। इसका एक रीजन है कि यहां पर पूर्वी राजस्थान में आदिवासी है, आदिवासी में मीणा कम्युनिटी, गुर्जर कम्युनिटी है, यहाँ पर जो किसान कौम है, जाट कम्युनिटी है, और मुस्लिम है। मुस्लिम में वो मुस्लिम है जिनको हम लोग मेव मुस्लिम कहते हैं और दूसरे मुस्लिम कहते हैं, जो मुख्यतः राजस्थान में उनको मेव मुस्लिम कहा जाता है, जो ये कहा जाता है कि वो मीणा कम्युनिटी से ही मतलब कन्वर्ट होके मुस्लिम बने हैं। तो यहाँ पर एक पूर्वी राजस्थान का आप जब पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे सोसाइटी का, तो यहाँ एक गांव के अंदर आपको आदिवासी मिल जाएगा और इसी आदिवासी के साथ रहता हुआ मुस्लिम मिल जाएगा, और बरसों से रह रहे हैं और आज तक कोई कम्युनल टेंशन नहीं हुई है। केवल एक बार कोशिश की गई थी 2004 में, और उसके बाद दोबारा कोशिश की गई 2019 में अगस्त के महीने में, और वो भी इसी तरीके से 2004 में आके यहाँ पर प्रवीण तोगड़िया और जो बीएचपी के सिंगल साहब है, वो दोनों आकर यहाँ पर भाषण देते हैं, और उसके बाद कम्युनल वायलेंस होता है गंगापुर सिटी के अंदर। और उसी के बाद 2019 के अंदर इसी तरीके जो रैली अभी निकाली गई, ऐसी रैली 2019 में निकाली जा रही थी और उल्टे सीधे नारे लगाए जा रहे थे। और वही मस्जिद के सामने जो गंगापुर सिटी तिराहे के वहां मस्जिद है, उसी मस्जिद के सामने आकर भड़काऊ नारे लगाए गए, और उसके बाद वहां पर टेंशन पैदा हुआ। लेकिन प्रशासन ने और लोगों की जो जागरूकता है, उसकी वजह से वो कम्युनल वायलेंस नहीं भड़क सका। और इसकी वजह आपको ये देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर अभी इतना टेंशन ज्यादा क्यों नहीं फैल रहा है, जबकि आप देखते कहीं और देश का कोई दूसरा हिस्सा होता तो ये वायलेंस और ज्यादा हो सकता था। कि हमने देखा दिल्ली में किस तरीके से वायलेंस भड़का। पूर्वी राजस्थान की सामाजिक संरचना ऐसी है कि यहाँ पर मुसलमान कम्युनिटी के साथ वहां का आदिवासी, वहां का गुर्जर समुदाय, वहां का जाट समुदाय पूरे दमखम से उनके साथ खड़ा है और उनसे कह रहा है आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है जी। और जितेंद्र सर, आपके पास भी मैं जाना चाहूंगी जानने के लिए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर ही अभी भी कुछ ऐसी घटनाएं हुआ है, चाहे राजस्थान की घटना हो और दिल्ली का चाहे हिंदू महापंचायत हो, तो जब आप इन सारी घटनाक्रमों को देखते हैं एक साथ, तो हमें राजनीतिक तौर पर किस तरह से समझनी चाहिए ये घटना, और आप किस तरह से देख रहे हैं इस रैली को और इसकी एक तरह से सिग्निफिकेंस को, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर हम पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को देखें तो करौली को आइसोलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। पूरे देश में हम लोगों ने देखा, जब यूपी इलेक्शन अपने पीक पर था, उस समय पर कर्नाटक से कर्नाटक के एक स्कूल का इशू जो है, हम लोगों ने देखा कि नेशनल डिस्कोर्स में आया और नेशनल से वो इंटरनेशनल भी चला गया, और उसको जो है बीजेपी और उन लोगों ने जो है ठीक से भुनाने की कोशिश की, उसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की। और उससे पहले भी अगर हम लोग देखें तो हरिद्वार की जो हिंदू जो बाबाओं की जो पूरी की पूरी पंचायत हुई थी, या छत्तीसगढ़ का ले लीजिए, दिल्ली का बुराड़ी का जो जिस आप जिक्र कर रही हैं, या करौली का इंसिडेंट हो, या दरगाह के सामने से एक और जगह का वीडियो हम लोग देख रहे हैं, वो अजमेर का वीडियो बताया जा रहा है कि जहां दरगाह के सामने से जो है इस तरीके की रैलियां निकाल रही है। इसको जो है एक टोटलिटी में देखने की जरूरत है कि बीजेपी ने खास करके आरएसएस ने जो है एक पूरा का पूरा एक एजेंडा जो है शुरू किया हुआ, जिस एजेंडे के जरिए एंटी मुस्लिम जो चीजें हैं, एंटी मुस्लिम नारे लगाना,
और इस तरीके के भड़काऊ गाने बजाना, ये सब चीजों को बहुत जिस तेजी से लेकर के इसको नॉर्मलाइज करने की चीजें चल रही है। ये जो न्यू नॉर्मलसी जो लेकर आने की कोशिश है, ये न्यू नॉर्मलसी बेसिकली इस देश के जो सोशल डेमोग्राफी है उसके लिए खतरनाक है, उसकी डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। ये एक तरीके से ऐसे समझिए कि जब हिटलर के दौर में जर्मनी में जब हुआ एंटी यहूदियों को लेकर के, और उस एंटी यहूदी पूरे के पूरे मूवमेंट में हम लोगों ने इसी तरीके की नॉर्मलसी देखी, जब धीरे धीरे लोगों को ये सारी चीजें नॉर्मल लगने लगी थी। आज भी जो पूरा का पूरा प्रयास चल रहा है, इसका मकसद दरअसल क्या है? मकसद ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो मुसलमानों को डरा रहे हैं, वो मुसलमानों के बाद अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि फासिस्ट फोर्सेस का जो मकसद होता है उसमें ये होता है कि एक एनिमी वो हमेशा रखेंगे, मुसलमान के बाद दलित होंगे, उसके बाद आदिवासी होंगे। तो ये धीरे धीरे इस तरीके की टेंडेंसी चल रही है, और इसका पॉलिटिकली जो माइलेज हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी लेने की कोशिश करती रही है पिछले दिनों, और अभी भी वो कर रही है। लेकिन ये जो है हमारे देश का जो सोशल फैब्रिक है उसके लिए खतरनाक है, हमारे देश की जो संवैधानिक मूल्य है उसके लिए खतरनाक चीजें हैं। और अगर इसको हम लोग सोचें तो असल इसका टारगेट लास्ट में कहां पर आएगा, वो आएगा हमारे देश के संविधान पे। जब इस तरीके के हमने पिछले दिनों देखा, जब पार्लियामेंट के भीतर संविधान की प्रस्तावना को चेंज करने के लिए प्राइवेट बिल लेकर के आया गया था, तो ये उसी एजेंडे का हिस्सा है, एक जो लार्जर एजेंडा उस एजेंडे का हिस्सा है। उसमें करौली भी एक चीज है। आप देखिए कि करौली का एपिसोड में क्या होता है कि एक रैली निकाली जाती है, मस्जिद के सामने से निकाली जाती है। भाई आप देख रहे हैं कि रमजान का महीना शुरू होने जा रहा है, रमजान का पवित्र माह जिसको भी लोग बहुत जो है पवित्रता से सेलिब्रेट करेंगे, तो आप जब, और वो भी वक्त है शाम के 6 बजे का जब नमाज का वक्त हो रहा है, और उस समय आप जाकर के डीजे बजा रहे हैं, तो ये जो तरीका है, ये तरीका जानबूझ करके दरअसल उस चीज को, नफरत को जो है बढ़ाने का तरीका है। और अब उसमें वही पूरा का पूरा ये प्रयोग चल रहा है। इस प्रयोग के जरिए एक तरफ वो टारगेट कर रहे हैं, वो निशाना बना रहे हैं, और उसके जरिए दूसरे जो एंटी मुस्लिम जितने भी लोग हो सकते हैं उन सबको एक जगह यूनाइट बनाने की कोशिश, वो एक ब्रॉडर यूनिटी बनाने की कोशिश आरएसएस की तरफ से की जा रही है। लेकिन यहाँ जो इंटरेस्टिंग चीज है वो बहुत देखने की जरूरत है कि अगर हम लोग पूरे देश में देखें तो आदिवासी एक ऐसा तबका रहा है जो अपने आप को हिंदू नहीं मानता है, दलित अपने आप को, अपनी जो दलित आइडेंटिटी है उसको असर्ट कर रहा है, उसके साथ साथ जो अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं वो अपनी अपनी आइडेंटिटीज को असर्ट कर रहे हैं। तो ये जो असर्शन हो रहा है, दरअसल ये असर्शन जो दिख रहा है, इस असर्शन को भी खत्म करने की पूरी की पूरी साजिश है, ताकि उसको एक हिंदू फोल्ड में लाया जा सके। ये एक आरएसएस की बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, ताकि उसका फिर जो है एक पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सके, उन आइडेंटिटीज के असर्शन को खत्म किया जा सके। क्योंकि पिछले दिनों हम लोग जो देखने की कोशिश कर रहे हैं, अर्जुन ने बहुत सही बात कही कि ईस्टर्न राजस्थान का पूरा डेमोग्राफी आप देखेंगे तो वहां पर जिस तरीके के लोग हैं, हम ये कहते हैं कि मुसलमानों के साथ मीणा एज ए आदिवासी वहां सबसे बड़ा, ईस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, तो उनका जो है बेटी का संबंध नहीं है, बाकी रोटी का उनका संबंध है। रोटी बेटी के संबंध सबसे पवित्र जो है किसी भी कम्युनिटी के बीच में सबसे पवित्र माना जाता है। बेटी का संबंध में शादी विवाह नहीं हो रहा, अदरवाइज बाकी सारी चीजें जो है चल रही हैं। ऐसे में ये जो सोशल यूनिटी जो एक हम लोगों के एक जगह देखने को मिल रही है, उस यूनिटी को खत्म करने की साजिश जो है पूरे देश में जैसे चल रही है, करौली में भी ये वही साजिश है, ताकि वो लोग अल्टीमेटली जाकर के संविधान के ऊपर, जो हमारे पुरखों ने इतने बड़े संघर्षों के बाद बनाया था, और जिसमें एक कल्पना की गई थी कि एक ऐसा देश बनाया जाए जहां पर कि तमाम लोग, हर एक इंडिविजुअल के पास अपने राइट्स होंगे, हर एक इंडिविजुअल के पास अपनी प्रैक्टिस की, अपने धर्म की, अपने पंथ की, अपनी जो मान्यताएं हैं उसको प्रैक्टिस करने की आजादी होगी। यहाँ पर ये हिंदुस्तान को लेकर के एक बात कही जाती है कि एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता है। ये लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत गुलदस्ते में से सारे बाकी के जो फूल हैं वो निकाल दिए जाएं, बाकी चीजें, कलर्स की जो चीजें हैं वो निकाल दी जाएं, सिर्फ एक नारंगी कलर बचे। तो अगर वो नारंगी कलर बचेगा तो वो गुलदस्ता नहीं बचे। देश को जो है उसका जो फैब्रिक को ये खत्म करने की जो कोशिश है, ये अल्टीमेटली संविधान के ऊपर जो है ये हमला है। जी बिल्कुल। और अर्जुन, एक और चीज जो सामने आ रही है कि किस किस हद तक ये सही है
इसको एक क्लैश कहना, जिस तरह जितेंद्र सर ने भी बोला कि लगातार एक टारगेटेड एक तरह से अटैक है और एक बड़े पॉलिटिकल संदर्भ में इसको देखने की जरूरत है। पर जमीनी रूप पर क्या एक क्लैश हुआ था, क्या मुसलमानों की तरफ से भी कुछ रिटेलिएशन था इसमें, या एक तरह से टारगेट किया गया था कि ये मुस्लिम इलाके में जाके, बहुमूल्य इलाके में जाकर इस तरह की रैली की जाएगी और उसके बाद जिस तरह से हमने बहुत सारे अन्य स्टेट्स में भी ये देखा है कि एक लगातार एक पैटर्न है कि एक रैली की जाती है और इन त्योहारों के दौरान ये होता है और उसके बाद वायलेंस भड़काने की कोशिश की जाती है। तो किस हद तक ये चीज सही है और फिलहाल जमीनी हकीकत क्या है वहां पर? जी देखिए, सबसे पहली बात कि कोई देश बनता है तो वो देश केवल एक सीमा नहीं होती है, वो देश वहां के रहने वाले लोगों से बनता है और उस देश के अंदर सभी कम्युनिटी के लोग होते हैं। अब आप कोई रैली करते हैं और आप रैली लेके किसी कम्युनिटी विशेष की गली में जाते हैं और आप बोलते हैं कि आपको हिंदुस्तान में रहना होगा, तो ये जय श्री राम कहना होगा, या फिर टोपी वाला भी जय श्री राम बोलेगा सर झुका के। इस तरीके की जो बातें होगी तो इससे क्लैश होगा, सीधी सी बात है। अगर आप फूल लेके किसी के दरवाजे पे जाएंगे तो आपका फूलों से स्वागत किया जाएगा, लेकिन आप वहां लेके ही नफरत जा रहे हैं। तो एक चीज होती है, कुछ लोगों ने बोला कि कोई वहां पर इस तरीके की हरकतें कर रहा था, गाने बजा रहा था, भड़काऊ नारे दे रहा था, तो मुसलमानों को शांत रहना चाहिए था। मैं उन लोगों से पूछता हूं, कल को आपके दरवाजे पर कोई आए और आपसे कहे, खासकर मेरी कम्युनिटी से, मैं आदिवासी कम्युनिटी से हूं, आदिवासियों से कहें कि आपको हिंदुस्तान में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा, भाई क्यों कहना पड़ेगा? हमारी खुद की एक आइडेंटिटी है, हम वही स्वीकार करेंगे, हम दूसरी आइडेंटिटी क्यों लें? हम नहीं करेंगे। और एक सीमा होती है बर्दाश्त करने की। आप देश के अंदर देख रहे हैं कि लगातार जो लोग संवैधानिक तरीकों के इस्तेमाल कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो या फिर कोई छोटा कोर्ट हो नीचे वाला, वो लोग किस तरीके के जजमेंट दे रहे हैं कि पहला अपराध किया है, आपको जमानत मिल जाएगी, इसने बंदूक चलाई, इसको छोड़ दो। मतलब जो दंगे करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भड़का रहे हैं, देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर, उन लोगों को तो जेल से रिहा कर दिया जा रहा है। लेकिन जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कोई कम्युनिटी से बार बार उसको पोक करके बार बार आप उससे ये उम्मीद करें कि वो सहनशील बनी रहेगी, तो ये आप जो कॉन्सेप्ट अपना रहे हैं, ये भी बिल्कुल मूर्खता है। कुछ युवा आवेश में आए और उन्होंने पत्थर फेंके, ये बात माननी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं यहां पर बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। पत्थर फेंके गए हैं, वो वीडियोज में भी साफ है, लेकिन आप उसके पीछे के कारणों को देखिए। क्या वो पहले से तो पत्थर लेके नहीं बैठे थे? उन्होंने आगे से कोई पत्थर नहीं फेंके, शुरुआत कौन लोगों ने करी? ये तो नहीं है कि लोग मार खाते रहेंगे। तो ये चीज है जी। बिल्कुल। और जितेंद्र सर, आप किस तरह की आप अपडेट्स देख रहे हैं? जमीनी जो स्थिति है, आपको क्या लग रहा है कि आगे किस तरह के हालात अब बन सकते हैं? कि क्या ये शांत हो जाएगा मामला और किस तरह का एक कार्रवाई होनी चाहिए, उसके बारे में बताएं। जी, देखिए, अगर हम लोग पूर्वी राजस्थान के सोशल फैब्रिक को अगर ठीक से समझ पा रहे हैं, तो ये जो इंसिडेंट है ये यहीं पर खत्म होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जितने भी वहाँ समाज के जितने भी लोग हैं जो वहाँ पर लोकल लेवल पर जो काम करते हैं, तमाम तरीके के सोशल एक्टिविटीज करते हैं और कल्चरल एक्टिविटीज में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इवन वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स ने भी, अगर हम लोग बड़े लीडर्स की छोड़ दिया जाए, तो जो लोकल लीडर्स हैं उन सब ने जो है जाकर के तमाम लोगों से जो है शांति की अपील की है। और ये बाकी सब तमाम लोगों ने जो है शांति की अपील किया। और वो जो वहाँ का सोशल फैब्रिक है वो भी यही चाहता है कि चीजें जो है नॉर्मल हो, चीजें शांत हो जाए। और जैसे हमारा 36 कौम, राजस्थान में कहा जाता है 36 कौम, तो वो जो 36 कौम की जो यूनिटी है वो यूनिटी बनी रहे। और इसलिए वो बनी रहेगी, उसकी भी एक वजह है, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा पिछला जो बैकग्राउंड, जिस तरीके का भाईचारा हम लोगों के बीच में है, वो भाईचारे में कहीं पर भी कटुता नहीं है, उस भाईचारे में कहीं पर भी नफरत नहीं है। उस भाईचारे में अगर मैं अपने इलाके की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि एक ही चौपाल पर तमाम लोग बैठे हुए हैं,
तमाम एक ही हुक्का शेयर कर रहे हैं, उसी हुक्के से, बुजुर्गों की मैं बात कर रहा हूँ, तमाम लोग उसी एक ही मटके से जो है बैठ करके पानी पी रहे हैं, वहीं पर सारी चीजें चल रही है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि वो जो नफरत, जो फैलाने की, नफरत के बीज बोने की कोशिश है, ये जो चल रही है, ये नफरत जो है बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाएगी। इतना हम लोग अपने सोसाइटी को जानते हैं, अपने जो परिवार और वहां आसपास जितने लोग हैं, सब लोगों को इसलिए हम लोग जान रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें तो छिटपुट इन इंसिडेंट को छोड़ दें, 2004 का जो इंसिडेंट है, 2019 का इंसिडेंट या 2022 में अभी ये जो करौली का इंसिडेंट है, इसको अगर हम लोग देख लें तो पूरा आजादी के बाद से लेकर के आज तक इन 75 ईयर्स में ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिला जब जो है किसी तरीके से इस तरीके की नफरती चीजें हुई हो या सांप्रदायिक आधार पर दंगे भड़काने की कोशिश हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जो भी 2 अटेम्प्ट हुए वो भी जो है 1 से 2 दिन में शांत हो गए, कभी भी उसको बड़ा रूप नहीं लेने दिया गया। वहां सोसाइटी के लोगों ने, पॉलिटिकली जो मास्टर्स हैं, उन्होंने तो पॉलिटिकल प्लेयर्स ने, बड़े प्लेयर्स ने बहुत कोशिश कई दफा की, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, ये है कि पार्टियों को जब इलेक्शन आता है तो लोग कोई एक पार्टी को वोट देता है, कोई दूसरी पार्टी को वोट देता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी, वो पॉलिटिकली डिफरेंशिएशन के बावजूद, जो हमारा जो भाईचारा है, जो जिसको हम लोग दिल्ली में बैठ करके कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, वो जो तहजीब है, जो आपसी जो भाईचारा है, वो भाईचारा हमारा इतना मजबूत है कि आप इसको नहीं जो है तोड़ पाएंगे। जितनी भी साजिशें कोई कर ले वो नहीं तोड़ पाएंगे। हमने देखा था कि पहले भी एक दफा 2008 में जब रिजर्वेशन में गुजर रिजर्वेशन का मूवमेंट शुरू हुआ था, तब भी जो है गुजर मीनाओं को आपस में लड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि कुछ छिटपुट इंसिडेंट के बाद आज भी दोनों समाज एकजुट हैं, एक ही जगह बैठ करके अपनी चीजें कर रहे हैं, एक ही साथ उठ बैठ रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों के खान पान एक जैसा, हम लोगों की कल्चर बहुत सिमिलर है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंसेज एक दूसरे के बीच में नहीं है। और एक इतना, क्योंकि कहीं ऐसा भी नहीं है कि कोई एक ही कौम किसी एक जगह में बहुत ज्यादा हो और दूसरी बहुत कम नंबर्स में हो, ऐसा भी नहीं है। तो वो जो सोशल डेमोग्राफी है वो नफरत के अनुकूल नहीं है, वो नफरत के प्रतिकूल है, नफरत के खिलाफ में वहां की सोशल डेमोग्राफी है। वहां का भाईचारा जो है वो बहुत मजबूत है। इसीलिए हम ये पूरी उम्मीद कर रहे हैं और कि भाई वहां पर जो है नफरत जो है वो कभी पनप नहीं पाएगी। जो भाईचारा हमारा 36 कौम का बना हुआ था, वो भाईचारा हमारा आगे भी बना रहेगा। अर्जुन, आप कुछ बोल रहे थे, आप बोल दें इससे पहले कि ये मीटिंग कहीं खत्म ना हो जाए, इसका समय पूरा हो गया। मैं बस यही कहना चाहता था कि हम लोग लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि जो वहां की डेमोग्राफी है, जैसे कि आदिवासी हैं, दलित हैं, गुर्जर हैं, जाट हैं, उन तमाम समुदाय के लोगों से यही हम बार बार अपील कर रहे हैं कि ये धर्म की लड़ाई में ना पड़े, बिल्कुल शांत रहें, क्योंकि आप लोगों को स्लीपर सेल बनाया जाएगा। हम देख रहे हैं कि पिछले 7-8 साल में यही हुआ है पूर्वी राजस्थान के अंदर, नए नए नौजवानों की भर्ती की जा रही है आरएसएस के अंदर और उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। और ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इसमें कहने में हम बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो लगातार अपील कर रहे हैं युवाओं से कि इन सब चीजों से दूर रहें और कि इन सब चीजों से दूर रहें और आप शांति से रहें और प्रेम और जो यहाँ का भाईचारा है उसे बनाए रखें और ये धर्म की लड़ाई में बिल्कुल ना पड़े। यही लगातार रिक्वेस्ट उनसे की जा रही है और यही रिक्वेस्ट हम यहाँ से करना चाहते हैं। जी धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ने जिस तरह की इनसाइट्स शेयर किए, खासतौर से जो पूरी संरचना आपने समझाई इस इलाके की और जो हिस्ट्री का भी जो बैकग्राउंड दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप दोनों ने समय निकाला और ये सारी चीजें हमसे डिस्कस की। बहुत बहुत शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।